Yes, student. Today lecture number 1. That chapter is Human Health and Diseases, and this is the first lecture, which is the introduction lecture, and that chapter is the Human Health and Diseases. बच्चों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर दो वर्ड्स दिख रहे हैं, हेल्थ एंड डिजीज़ेस। अगर हेल्थ को देखा जाए तो एक डेफिनेशन लिखी होती है बहुत प्रॉपर मैनर से कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। उस पर्सन को कह सकते हैं हेल्दी पर्सन, वो डिफाइन करता है उसकी हेल्थ। अगर कोई भी पर्सन, तीन वर्ड यहाँ पे आपको की वर्ड मिल गए। पहली चीज़, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, देन सेकंड वर्ड इज मेंटल, एंड थर्ड वर्ड इज सोशल। देखिए कितना आसान है, वेल बीइंग, सोशल वेल-बीइंग्स। ठीक है। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। अगर कोई पर्सन फिजिकली सही है, मेंटली बहुत अच्छा है, कूल है, और वो सोशल बिहेवियर भी लोगों से बहुत अच्छा रखता है, सोसाइटी में भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है। नाउ दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड द पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी। अगर उसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं। क्लियर हुआ? नाउ होता क्या है, अब सवाल उठता है इम्पोर्टेंट लाइन कि जो हेल्थ है वो क्या इंक्रीज़ करता है। अगर हेल्थ को डिफ़ाइन कर रहे हो तो हेल्थ से क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है, आपको तीन वर्ड्स ध्यान रखने हैं। नंबर 1, लॉन्गिविटी ऑफ पीपल की एज बढ़ रही है, लॉन्गिविटी ऑफ पीपल। एंड द सेकेंड थिंग इज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, इज रिड्यूस्ड। तो हेल्दी अगर कोई पर्सन है या कोई सोसाइटी हेल्दी है तो वहाँ पे लॉन्गिविटी ऑफ पीपल इज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज रिड्यूस्ड। क्लियर हुआ? ये इस हेल्थ की एक पहचान है कि अगर उस सोसाइटी में लोग फिजिकली, बच्चों, मेंटली और सोशली वेलबींग है तो उनको क्या उसमें रिवार्ड मिल रहा है। लॉन्गिविटी ऑफ पीपल इज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट रिड्यूस। रिडक्शन इन इन्फेंट एंड मोर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, IMR MMR आपने लेसन नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखा था। नाउ कैसे एक गुड हेल्थ मेंटेन की जा सकती है। अब सवाल आता है कि कैसे गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। नाउ द गुड हेल्थ इज़ मेंटेन्ड बाय पर्सनल हाइजीन, नंबर सेकंड बैलेंस्ड डाइट। आपको आता है सब ये बैलेंस्ड डाइट, लेकिन प्रॉपर कीवर्ड्स लेने की कोशिश करिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन अगेंस्ट what? Infectious diseases। और क्या करते हैं और कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
प्रॉपर पर्सनल हाइजीन करके अपने आप को, बैलेंस डाइट रेगुलर लेकर, कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी ना होने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्रॉपर वैक्सीनेशन लें अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, और इससे बड़ा काम क्या करें, इससे बड़ा काम करें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ क्या बच्चों, वेस्टेज। जो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल कर दिया जाए, और कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड आल्सो मेंटेनेंस ऑफ what, hygienic food and water reservoir, hygienic food and water reservoir, hygienic food and water reservoir। क्लियर? आपने देखा किस तरीके से हेल्थ को बच्चों मेंटेन किया जाता है। ज़रा मैं इसको सेट कर दूं, 2 मिनट, आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। कितना आसान लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिजर्वायर, फूड एंड वाटर रिजर्वायर, फूड एंड, मैं लिखने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, वाटर रिजर्वायर्स। जो फूड और वाटर के रिजर्वायर्स हैं उनको भी हाइजीनिक रखें, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज करें, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स मतलब जो डिजीज़ के जो पैथोजन होता है उस पैथोजन को ट्रांसफ़र करने में, मैकेनिकली वर्क परफॉर्म करने में मदद करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर वर्ड्स इज यूज हियर, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर वेरी डीपली। नाउ अनदर इज तो दीज आर द ऑल अबाउट द हेल्थ, कि किस तरीके से एक पर्सन को कह सकते हैं हेल्दी पर्सन है अगर वो फिज़िकली, मेंटल और सोशल वेलबींग हो। हेल्थी रहने से क्या फ़ायदे होते हैं, लॉन्गिविटी ऑफ पीपल एंड इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज़ रिड्यूस्ड। नाउ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, गुड हेल्थ इज़ मेंटेन्ड बाय रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, योगा, प्रॉपर वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, proper disposal of wastage, control of vectors and maintenance of hygienic food and water resources. Now we move to the another important word because this lecture is the introductory lecture. तो यहाँ पे बच्चों आप हेल्थ पहले प्रॉपर समझ लीजिए, डिजीज़ समझ लीजिए, तो आपके लिए लेसन को देखना समझना आसान हो जाएगा। बात करते हैं डिजीज़ वर्ल्ड की। बच्चों कोई भी ऐसी कंडीशन, यानी एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन जिसके कारण बॉडी में माल फंक्शनिंग होने लगे, क्या होने लगे, माल फंक्शनिंग होने लगे, या दूसरे शब्दों में कह लें कि जो बॉडी का जो फंक्शन है वो कैसा हो जाए, माल फंक्शन करने लगे बॉडी के पार्ट। नाउ द बॉडी इज सेट टू बी डिजीज़। देखिए डिजीज़ को मैंने ब्लैक से लिख दिया क्योंकि डिजीज़ अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लाइफ स्पैन में। नाउ दीज आर नोन एज डिजीजेस। तो डिजीज़ बच्चों क्या डिफाइंड हुई, एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन जिसमें क्या होने लगे, कीवर्ड क्या मिला, क्या बना, इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ, एक आसान वर्ड लीजिए, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ व्हाट, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अगर बॉडी में इम्प्रॉपर फंक्शन होने लगे तो द बॉडी इज सेड टू बी डिजीज, द बॉडी इज सेड टू बी बच्चों डिजीज़ कहलाती है। ठीक है, अब डिजीज़ करती क्या है, कॉजेज। नाउ डिजीज़ कॉजेज, क्या कॉज करती है डिजीज़, डिजीज़ कॉज करती है डिसऑर्डर्स। क्या आंसर मिला, डिसऑर्डर्स बच्चों कॉज करती है। और डिसऑर्डर्स जो कॉज होते हैं डिजीज़ में, वो किस तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो डिसऑर्डर हो सकते हैं माइंड के। कैसे हो सकते हैं डिसऑर्डर,
माइंड के भी डिसऑर्डर हो सकते हैं और बच्चों बॉडी के भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आपने कीवर्ड्स देखे, ये ज़रा इनको मैं प्रॉपर अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डिजीज़ किसे कह सकते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी डिजीज व्हेन इट्स ऑर्गन्स आर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग इन बॉडी। अगर बॉडी में इम्प्रॉपर फंक्शन होने लगे बॉडी के किसी ऑर्गन के द्वारा, तो वो कहलाता है बॉडी इज सेड टू बी डिजीज़। और डिजीज़ से क्या कॉज होते हैं? डिसऑर्डर्स। और वो डिसऑर्डर कहाँ कहाँ के हो सकते हैं? माइंड एंड बॉडी। क्लियर हुआ बच्चों? जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ को कॉज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड होता है पैथोजेंस। पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो कहलाते हैं पैथोजेंस। क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस। चलिए आगे और चलते हैं। आसान देखिएगा, आपने देखा था मैंने दो वर्ड यूज़ किए थे, एक पर्सनल हाइजीन और दूसरा मैं वर्ड यूज़ कर दे रहा हूँ यहाँ पर पब्लिक हाइजीन। जो ये दो चीज़ें हैं, पर्सनल हाइजीन खुद के अपने शरीर को हाइजीनिक रखना, और पब्लिक हाइजीन अपने सराउंडिंग की जो पब्लिक है, जो आपका सोशल एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज वगैरह या कहीं पर भी इन्फेक्टेंट्स को स्प्रे करवा दीजिए ताकि वहाँ पे वेक्टर्स वगैरह कंट्रोल रहें, तो वो कहलाती पब्लिक हाइजीन। एक जनरल लैंग्वेज में ऐसे सीखो इन दोनों वर्ड को। लेकिन इन दोनों वर्ड से एक चीज़ क्लियर है, अगर पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है टू कंट्रोल द डिजीज़, तो वो डिजीज़ कहलाती है इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या कहलाती है? इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आपको एक चीज़ पता लगा कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगी, उसके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन हमारे लिए क्या है? पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। बच्चों इन दोनों वर्ड्स को आप देखिए, ज़रा समझिए। पर्सनल और पब्लिक हाइजीन कंडीशन जो है किस तरीके की डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ को। क्लियर हुआ? नाउ इन अनदर वर्ड यू कैन से द पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन क्या करते हैं? रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। लेकिन अगर कोई नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन ऐसे इफ़ेक्टिव नहीं है। तब वर्ड क्या यूज़ हो जाएगा कि पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन इज कैसे हैं? इनइफेक्टिव। कैसे हैं? इनइफेक्टिव है, क्योंकि वो डिजीज़ कैसी है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके लिए पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन जो होते हैं वो बीमार होने का, बीमारी फैलने का चांस घटा देते हैं, कम कर देते हैं। क्लियर हुआ? रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ऐसे लाइन से पढ़िए। और ये क्या है? इनइफेक्टिव है। यही दोनों फैक्टर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि कैंसर, उसमें क्या है? कैसे हैं? इनइफेक्टिव है। इस तरीके से एक बिग डिफरेंस तुम्हें अंदर से पता लगा इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का। चलिए आगे बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि डिजीज़ को कॉज करने वाले फैक्टर्स की बात की जाए। क्या बात की जाए? फैक्टर्स की। ये भी यहाँ पर सीखिए, इसी से कनेक्ट करूँगा डिजीज़ को। बात करिए फैक्टर्स की। बच्चों, तो अगर डिजीज़ में फैक्टर्स को देखें तो दो वर्ड आप देखिए। एक देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जो खुद बॉडी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इंटरनल फैक्टर्स है, दे आर प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी। क्लियर हुआ? नाउ एक्स वर्ड लग गया, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ये ऐसे फैक्टर्स हैं डिजीज़ कॉजिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो दो वर्ड आपको मिले कि क्यों डिजीज़ कॉज होती है। तो एक मिला इंट्रिंसिक फैक्टर, तो विद इन द बॉडी होते हैं। क्लियर हुआ? जैसे हार्ट, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर, तो खुद बॉडी के ही ऑर्गन्स है ना। तो ये कॉज क्या है? इंटरनल कॉज है ना, इंटरनल फैक्टर है ना, तो इंट्रिंसिक फैक्टर हुआ। क्लियर हुआ? क्लियर? नाउ
एक्सटेंसिव फैक्टर को समझने के लिए मान लीजिए किसी को इतनी पॉवर्टी है, इतनी पॉवर्टी के कारण कोई एक परिवार है जिसको बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, तो वो उसका एक्सटेंसिव फैक्टर है। क्या है बच्चों? बाहर से मान लो कोई डिजीज़ है, किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, हेलमिंथ से कॉज हो रही है, तो वो हेलमिंथ, वो बैक्टीरिया, वो वायरस कहाँ है? इन्वायरमेंट है। तो यानी मतलब डिजीज कॉजिंग बाय द पैथोजेंस आर द फैक्टर इज एक्सटेंसिव फैक्टर। तो जो पैथोजेंस है दीज आर एक्सटेंसिव फैक्टर। मेरी बात समझ रहे हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर कहीं भी पब्लिक से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इन्फेक्शियस नहीं हो रहा है, पर्सन की बॉडी में कन्फाइंड है, उसकी जेनेटिक, उसकी लाइफ हिस्ट्री में प्रेजेंट है, लेकिन वो उसका कॉज तो इंटरनल है। यानी मतलब जितने जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे उनको बच्चों, उनके लिए फैक्टर्स क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो खुद बॉडी की कमी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे लेसन्स में, तुम्हारे कोर्स में डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। तो जो क्रोमोसोम की कमी हो रही है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या? खुद बॉडी है ना। मीन्स दैट intrinsic factors are responsible for chromosomal disorder, intrinsic factors are responsible for genetic disorder. क्लियर हुआ? नाउ द फेलियर ऑफ किडनी, लीवर, हार्ट is by the intrinsic factor. Clear हुआ? Now extrinsic factor, we move to the extrinsic factors. For example that drugs, alcoholic, smoking. अब इनसे जो डिजीज़ हो रही हैं तो उसके लिए फैक्टर कहाँ है? इन्वायरमेंट में। तो यानी मतलब वो एक्सटेंसिव फैक्टर होगा। कहने का मतलब आप जो भी डिजीज़ पढ़ेंगे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, फिर आप उस पैथोजन की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तरीका यही होगा इस लेसन में। क्लियर हुआ? तो आपने देखा यहाँ पर दो तरीके के फैक्टर थे, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। क्लियर हुआ? तो जो पैथोजेंस है वो तो एक्सट्रिंसिक होंगे ना। क्लियर हुआ? क्लियर? जो बैक्टीरिया और वायरस होंगे वो तो तुम्हारे कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर रिजर्वायर में ही होंगे, तभी तो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर को। बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की। इन्फेक्शियस आप लोग सब जानते हैं, बस ज़रा ध्यान से सुनिएगा की वर्ड्स केवल। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि एड्स। सारे एनसीईआरटी पहले एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि एड्स, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जैसे कि एड्स, जैसे कि हेपेटाइटिस बी। तो ये क्या है? दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज, मीन्स दैट दे आर स्प्रेडिंग पर्सन टू पर्सन। क्लियर हुआ? नाउ इन केस ऑफ नॉन इन्फेक्शियस द बेस्ट एग्जाम्पल इज कैंसर। इट इज नॉन इन्फेक्शियस, confined only within the body of the diseased person, infectious person. Clear? Clear? Now second point, यहाँ पे मैंने दो वर्ड अभी पहले यूज़ किए थे, दोबारा से आपको याद दिलाऊंगा। मैंने यहाँ लिख दिया PH और दूसरा लिख दिया PH, पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। बात की थी सेकंड को दिख जा, गुड डिफरेंस बिटवीन द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। बट इन केस ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोथ पब्लिक हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन, मैंने PH लिख दिया, पब्लिक हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन दोनों कैसी हैं? इनइफेक्टिव हैं। कैसी हैं? इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि खुद उसकी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक डिजीज़ है जो उसकी बॉडी के अंदर ही कन्फाइंड है। क्लियर हुआ? फैक्टर उसका बॉडी ही है रेस्पॉन्सिबल। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ डिजीज़ कि वो अगर स्प्रेड हो रहे हैं पर्सन टू पर्सन, लाइक द एड्स, हेपेटाइटिस बी, नाउ दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, कॉमन कोल्ड। क्लियर? लाइक एंड रिसेंटली इज द कोरोना इज अ गुड एग्जाम्पल, रनिंग एग्जाम्पल आर यू कैन से, बट डोंट वरी, हट जाएगा। जो एड्स हैं, जो हेपेटाइटिस बी हैं, जो फिजिकल पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन है, ये इफ़ेक्टिव होती हैं किस केस में? इन्फेक्शियस डिजीज़ में, लेकिन इनइफेक्टिव होती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में। बच्चों फिर तुम्हारे कोर्स में जैसा मैंने बताया इंट्रोडक्टरी लेसन है,
आप देखते चलिए। पहले तो आपने 2 वर्ड्स का ही इंट्रोडक्शन देखा, अब आप देखने जा रहे हैं कि कैसे डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन, जो डिजीज़ेज़ हैं, बच्चों ध्यान देना, कोई डिजीज़ है अगर वो सिंस बर्थ होगी, मैंने यहाँ सिंस बर्थ पहले लिख दिया, आपको ध्यान रहे, यहाँ मैंने लिख दिया आफ्टर बर्थ, मैंने यहाँ पर कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड डिजीज़ नहीं बताया, क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पे कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड डिजीज़ नहीं बताया, मैंने यहाँ पर सीधे आपको ये बताया कि 2 तरीके की डिजीज़ हो सकती है ब्रॉडली क्लासीफाई करने पे बच्चों। एक तो जो सिंस बर्थ हो यानी कॉन्जेनिटल, क्लियर बात हो गई। एक कॉन्जेनिटल वर्ड आपको मिल गया, सिंस बर्थ, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एड्स डिजीज़ है वो कॉन्जेनिटल है कि एक्वायर्ड है, तो वो तो एक्वायर्ड है क्योंकि आफ्टर द बर्थ उस पर्सन को एड्स होता है, और अगर सिंस बर्थ चला आ रहा है तो वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्लियर बात हो गई, या माल फंक्शनिंग आप कोई बॉडी पार्ट हो सकता है, क्लियर हुआ। तो जो ऐसी डिजीज़ है वो कहलाती है कॉन्जेनिटल, क्या कहलाती हैं, लेकिन सिंस बर्थ वर्ड लगाइए दिमाग में। आफ्टर बर्थ के लिए आप लेंगे किसी से तो एक वर्ड आप जानते हैं एक्वायर्ड लगाइए। 2 तरीके की डिजीज़, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड, क्लियर हुआ। जो इन्नेट हैं, जो जन्म से हैं, सिंस बर्थ हैं, वो कॉन्जेनिटल हैं, मैंने सारे वर्ड बोल दिए अभी। जो इन्नेट हैं, सिंस बर्थ हैं, वो कॉन्जेनिटल हैं, क्लियर। उनके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हो सकता है, फिर जाइए लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेसन है ना, तो समझिए। तो इनके लिए बच्चे फैक्टर क्या, बच्चे ने जवाब दिया इंट्रिंसिक फैक्टर, क्योंकि सिंस बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सिंस बर्थ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, सिंस बर्थ माल फंक्शनिंग या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट हो सकते हैं, क्लियर हुआ, क्लियर। यानी मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का ये पैक है, क्लियर हुआ। तो जो सिंस बर्थ होंगी वो कॉन्जेनिटल होंगी, जो आफ्टर बर्थ होंगी वो क्या कहलाएंगी, एक्वायर्ड, क्लियर रखना अपने दिमाग में ये बात। अगर कहीं डिजीज़ कॉज हो रही है डिफरेंट पैथोजन से, अब पैथोजन्स के डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल दैट अगर बैक्टीरिया से कॉज होगा तो तुम्हारे कोर्स में बैक्टीरियल डिजीज़ है, समझ लो। कौन सी डिजीज़ है, अभी नाम सुनते चलिएगा। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है आपके कोर्स में, आपके कोर्स में निमोनिया है और टाइफाइड है। जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफिस है, वो डिप्लोकोकस निमोनिया, ऐसे निमोनिया कॉज होता है। तो तुम्हारे दोनों कोर्स में डिजीज़ कौन सी है, निमोनिया, जिनके लेक्चर मैं लूँगा, निमोनिया, नंबर 2 इज़ टाइफाइड। इसी तरह बच्चों वायरल डिजीज़ भी होगी, अब तो तुम लोग को सब मालूम है, ये वायरल डिजीज़ भी है। वायरल डिजीज़ में आप अपने कोर्स में पोलियो थोड़ा ध्यान रखिए कंपटीशन के लिए, क्लियर हुआ। एड्स पे ध्यान रखिए और हेपाटाइटिस पर ध्यान रखिए, क्लियर हुआ। इसके क्लियर हुआ ना। आगे चलते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज़ आएगी। बच्चों जो प्रोटोजोअन डिजीज़ आएगी उसमें आपको एंटमीबा हिस्टोलिटिका से कॉज होने वाली अमेबिक डायसेंट्री या अमीबियोसिस डिजीज़ याद रखना है। कौन सी डिजीज़ है, अमीबियोसिस डिजीज़, यानी एंटमीबा हिस्टोलिटिका से कॉज हो रही है। नंबर 2 प्रोटोजोन में आपको प्लाज्मोडियम को ध्यान रखना है, यानी मलेरिया किससे हो रही है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, क्लियर हुआ। ये आप प्रोटोजोआ में पढ़ लीजिए। अब अगर आपको हेलमिंथ डिजीज़ पढ़नी है तो हेलमिंथ के लिए आप देखो बच्चों, हम लोग फाइलेरियोसिस पढ़ लेंगे कोर्स की, और हेलमिंथ डिजीज़ में हम लोग दूसरी डिजीज़ कौन सी पढ़ लेंगे, एस्केरिस से होने वाली एस्केरियोसिस। कौन सी हेलमिंथ डिजीज़ होंगी, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ज़रा, जो हेलमिंथ से कॉज होंगी डिजीज़, जो हेलमिंथ्रिक डिजीज़ होंगी वो कौन सी हमारे कोर्स में होंगी जो हम पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एस्केरियोसिस। डिजीज़ का नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस, एस्केरियोसिस का एग्जाम्पल है, जो मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स है और एस्केरियोसिस डिजीज़ कॉज करता है। नाउ आगे इसके बारे में लेक्चर होंगे। नाउ एस्केरियोसिस हो गई बच्चों, और दूसरी हेलमिंथ डिजीज़ हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, फाइलारियोसिस, मीन्स दैट बुचेरिया वनक्रफ्टाई, जो प्लैटी हेलमिंथीज है बुचेरिया वनक्रफ्टाई,
हेलमिंथ है और उस हेलमिंथ से डिजीज़ कौन सी कॉज हो रही है, एलिफेंटियासिस और फालेरियासिस, तो हेलमिंथ डिजीज़ भी पढ़ेंगे। क्लियर बात हो गई कि नहीं। प्रोटोजोअन डिजीज़ भी पढ़ेंगे, वायरल डिजीज़ भी पढ़ेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ भी पढ़ेंगे, हेलमिंथ से होने वाली डिजीज़ भी पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। प्रोटोजोआ से होने, तो ये लो दीज आर दी, ये देखो दिस इज़ द इंट्रो। तो आपने देखा सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक्सटेंसिव फैक्टर में हम लोग ड्रग्स एडिक्शन देख लेंगे, अल्कोहल ड्रिंकिंग देख लेंगे कि इसके कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके क्या क्या हैज़ार्ड होते हैं, इसके क्या क्या विड्रॉल सिम्टम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बताई कि हम लोग किस तरीके से इस लेसन को पढ़ेंगे। इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा। क्लियर बात हो गई। इम्यूनिटी भी दो तरीके के पढ़ लेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ होगी। अब आप इन्नेट वर्ड समझ गए जब मैंने कॉन्जेनिटल में यूज़ किया था। क्लियर हो गई बात पूरी। तो वो इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ है, क्लियर हुआ, वो इम्यूनिटी कहलाती, क्या कहलाती है आपकी, इन्नेट इम्यूनिटी। और जो आफ्टर दी बर्थ प्रिकॉशंस के तौर पे जो इम्यूनिटी लेते हैं वो आफ्टर बर्थ के लिए आपने एक्वायर्ड ही वर्ड पढ़ लिया, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ेंगे इस लेसन में। एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता देता है। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी लेसन में देखी जो दो हेडिंग के अंदर आ रही थी। ग्रीन से लिख दिया खुशहाली के लिए हेल्थ, और ब्लैक से लिख दिया डिजीज़, क्योंकि ब्लैक पार्ट ऑफ द लाइफ टाइम। So this is all about the human health and disease. Today we have discussed only health and disease world because it is an introduction lecture, but side by side we have discussed already all the topic whatever you will study in this chapter human health and disease for your NEET as well as for your board preparation. Thank you very much.